हाय एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का कुमार पीसीएस एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हमने जो प्लेलिस्ट स्टार्ट करी थी बेसिकली इंडियन पॉलिटी को लेके, तो उस प्लेलिस्ट का हम आप देखेंगे थर्ड एपिसोड डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगेन आप जानते हैं बेसिकली हमारा टारगेट है जो आने वाला आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम है और यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, इसके अतिरिक्त जो यूपी पेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, इन 3 एग्ज़ाम को हम टारगेट करते हैं, राइट। तो बेसिकली इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे और आप देखेंगे बेसिकली आज हम ऑलमोस्ट 8 सवाल डिस्कस करेंगे आपके सामने इंडियन पॉलिटी की। नो डाउट ये हम सवाल 8 ही करेंगे, लेकिन आप देखेंगे मैं इस 8 सवाल के माध्यम से एटलीस्ट 50 सवाल 50 क्वेश्चन कवर करने का प्रयास करेंगे, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को। दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो डिस्कस करें, लेक्चर को डिस्कस करें, अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ये वीडियो आपको ठीक लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे, आप देख रहे हैं एक सवाल है आपके सामने और इसमें आपको बताया गया है कि मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है, सुमेल करना है। तो इसमें आप देख रहे हैं 4 विकल्प आपको दिए गए और उनके सामने जो है ऑप्शंस दिए गए, राइट। और ये बेसिकली आप देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी का जो आपका फंडामेंटल राइट्स वाला पोर्शंस है, उससे सवाल ये डिराइव किए गए, राइट। तो ये आपको टैकल करना है। तो चलिए इस सवाल को हम करते हैं और ये वेरी इजी सवाल है। ऐसे सवाल में आपको बस अब पेशेंस रखना होता है, सवाल कितना भी टफ हो उसको आप वेरी इजीली टैकल कर पाएंगे, राइट। तो ऐसे सवाल में आप एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे जब 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं तो उसमें आप देखिए कि कोई ऑप्शंस अगर आपको ऐसा मिल रहा है जिसके माध्यम से आप आंसर तक पहुँच सकते हैं, तो पहले आप उसको फाइंड आउट करने का प्रयास कीजिए। तो इसमें आप देख रहे हैं बेसिकली पहला है कि इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, दूसरा है माइनॉरिटीज़ राइट्स, थर्ड है आपका राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड फोर्थ आप देख रहे हैं राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट। और अगेन आप देख रहे हैं सामने 4 विकल्प दिए गए, आर्टिकल 29, आर्टिकल 21, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 16, राइट। ये आपको करना है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं बेसिकली ये आर्टिकल सबको मालूम होता है कि आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 जो है बेसिकली आप जानते हैं, इसे आप प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के नाम से जानते हैं और इसी को आप बोलते हैं राइट टू पर्सनल लिबर्टी। तो ये आप इसको वेरी इजीली सुमेल कर सकते हैं, दिस वन, राइट। राइट टू पर्सनल लिबर्टी आप जानते हैं आर्टिकल 21 है। उसके बाद आप देख रहे हैं बेसिकली जो आप देख रहे हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, वो आप जानते हैं बेसिकली आर्टिकल 23 उसकी बात करता है, दिस वन, राइट। 2 आपने फाइंड कर लिए, फाइंड आउट कर लिया, अब 2 आपके पास रिमेनिंग है, इनको आप वेरी इजीली कर सकते हैं। पहला आप देख रहे हैं जो आपके इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये आप देख रहे हैं जो आपका आर्टिकल 16 है वो ये बात करता है, राइट। और जो माइनॉरिटीज़ राइट्स हैं बेसिकली ये आप देखेंगे आर्टिकल 29 में इसके बारे में चर्चा की गई। तो इस तरह आप जो इस सवाल को कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके आंसर्स, राइट। बेसिकली आप जान रहे हैं जो चूँकि ये फंडामेंटल राइट्स हैं वहाँ से इस आपके विकल्प लिए गए हैं। और फंडामेंटल राइट्स आप जानते हैं बेसिकली संविधान के भाग 3 में यानी पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में चर्चा की गई, राइट। और फंडामेंटल राइट्स आप जानते हैं बेसिकली ये कहाँ से डिराइव किए गए हैं, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से इसका जो प्रावधान लिया गया है। और बेसिकली ये फंडामेंटल अपने आप में इसी वजह से होते हैं क्योंकि आप देखेंगे भारत के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए फंडामेंटल होते हैं, राइट। उनके लिए सबसे बेसिक बातें होती हैं और इनकी आप देखेंगे कई प्रकार जो नेचर होती है, एग्ज़ाम्स में आपसे पूछा जाता है कि इनका जो नेचर क्या होता है, तो आप देखेंगे थोड़ा सा नेगेटिव टाइप में होते हैं। नेगेटिव इसलिए क्योंकि आप देखेंगे ये जो स्टेट है उनको कुछ ना करने के लिए ये प्रोहिबिट करते हैं यानी रोकते हैं, राइट। और ये बेसिकली आप देखेंगे वाद योग्य होते हैं। ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं बेसिकली वाद योग्य होते हैं। वाद योग्य कहने का सेंस ये होता है कि अगर इन केस आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट होते हैं तो आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट या रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट जाकर आप इनके लिए वकालत कर सकते हैं, इनकी मांग कर सकते हैं, राइट। और ये जो आप देखेंगे आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के तहत आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 यानी 226 के तहत आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं इन केस ऑफ योर वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स, राइट। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अगेन आप जानते हैं जो संविधान का आपका ये बेसिकली अनुच्छेद 32 है, ये इसे आप बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आप ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। और ये बेसिकली आप देखेंगे जो फंडामेंटल राइट्स है इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 17, जानते हैं बेसिकली राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत है बेसिकली वो अनुच्छेद 17 इसके बारे में बात करता है। तो ये कुछ फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बातें थी जो इस सवाल के माध्यम से आपको जाननी चाहिए, राइट। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ मूव करते हैं।
दिस वन। इसमें आप देख रहे हैं बेसिकली कुछ शेड्यूल्स दी गई हैं और उन शेड्यूल्स को आपको मैच करना है, सुमेल करना है। तो 4 शेड्यूल आपको दी गई हैं। पहला आप देख रहे हैं बेसिकली 3rd शेड्यूल, नेक्स्ट है 9th शेड्यूल, और 3rd वन है 4th शेड्यूल, और 4th है आपकी 10th शेड्यूल। तो ये मैच करना है कि इनका संबंध किससे है, राइट। तो इस सवाल को हम डिस्कस करें उससे पहले आपको एक ट्रिक बताना चाहेंगे इस शेड्यूल से रिलेटेड। अगर आप उस ट्रिक को याद रखते हैं तो निश्चित ही आप कभी उस सवाल गलत नहीं करेंगे, राइट। ट्रिक है आपकी बेसिकली, आप देखेंगे टीयर्स, TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, राइट। दिस इज़ अ ट्रिक, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, टीयर्स का मतलब होता है, आप ऐसे इसे जो है नंबरिंग कर सकते हैं। T स्टैंड फॉर शेड्यूल 1, E स्टैंड फॉर शेड्यूल 2, राइट, 3, दिस वन 4, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, ऐसे आप नंबरिंग कर सकते हैं, राइट। 10th, 11th एंड 12th, ये आप देख रहे हैं। ऐसे आप जानते हैं बेसिकली 12 अनुसूचियाँ हैं। तो टीयर्स, टी का मतलब यहाँ पर हो जाता है टेरिटरीज एंड स्टेट्स, यानी कि किसी भी राज्य या क्षेत्र के बारे में जो शेड्यूल 1 है वो बात करती है, राइट। ई स्टैंड फॉर इमोलूमेंट्स, यानी कि आप देखेंगे जो आपके यहाँ संवैधानिक पद हैं उनके बारे में, जो उनकी अर्हताएं योग्यताएं क्या होती हैं उनके बारे में ये बात करता है, वेतन भत्ते के बारे में, राइट। फिर ए स्टैंड फॉर अफर्मेशंस एंड ओथ्स, यानी कि जो आपके संवैधानिक पद है उनके बारे में आप देखेंगे, उनके पद की शपथ और इन सारी चीज़ों से डील करती है। जो आपकी 4थी शेड्यूल है यानी कि आर आप देख रहे हैं बेसिकली, ये डिनोट करता है राज्यसभा सीट्स, राइट। जो राज्यसभा की सीट्स होती है उनसे ये डील करता है। और फिर आप देख रहे हैं एस, राइट। एस में आप देखेंगे ये शेड्यूल एरियाज़ के बारे में, जितने भी अनुसूचित क्षेत्र होते हैं ये उनसे ये डील करती है, राइट। ओ आप देख रहे हैं बेसिकली, ओ स्टैंड फॉर अदर OTAs। OTAs का मतलब होता है अदर ट्राइबल एरियाज़। इसमें आप बेसिकली देख रहे हैं कि दिस वन सेकेंड, OTAs का मतलब होता है अदर ट्राइबल एरियाज़, जिसका मतलब ये होगा ये 4 स्टेट से डील करती है, असम, मेघालय, मिज़ोरम एंड त्रिपुरा। तो ये इन 4 स्टेट्स के बारे में बात करती है, राइट। अगेन आप देख रहे हैं बेसिकली जो 4 स्टेट्स हैं यहाँ पर आप देखेंगे ILP का प्रावधान है, इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट का मतलब ये होता है कि अगर आप इन स्टेट्स में घूमना चाहते हैं तो फिर आपको इन स्टेट्स के जो यहाँ की सरकार है उनसे जो परमिशन लेनी पड़ती है, दैट परमिशन इज कॉल्ड इनर लाइन परमिट, राइट। ये बेसिकली आप देखेंगे 1873 से ये कॉन्सेप्ट इसका जो है ये चला आ रहा है, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो हमने बात कर ली बेसिकली, हम बात कर रहे थे टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, राइट। तो हमने बात की टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, राइट। टीयर्स ऑफ, हमने इस ओ को डिस्कस कर लिया, ये डील करता है OTA से। एफ आप देख रहे हैं जो बेसिकली 7th शेड्यूल है आपकी, ये डील करती है आपकी फेडरल लिस्ट से, राइट, फेडरल लिस्ट। और फेडरल लिस्ट आप देख रहे हैं बेसिकली इसमें 3 प्रकार की आपको देखने को मिलती। एक होती है संघ सूची, यूनियन लिस्ट, दूसरी होती है स्टेट लिस्ट, राज्य सूची, और थर्ड है आपकी समवर्ती सूची जिसे आप बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, राइट। संघ सूची का मतलब ये होता है कि वैसे एरियाज जहाँ पर लॉज केवल आपकी जो यूनियन गवर्नमेंट है वो बनाती है, दैट एरियाज आर फंक्शन अंडर द, आप देखेंगे, यूनियन लिस्ट, राइट। दूसरी जो राज्य सूची है बेसिकली उसमें आप देखेंगे केवल राज्य सरकार कानून बनाती है। और जो समवर्ती सूची के जो विषय होते हैं उसमें आप देखेंगे केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन उसमें आप देखेंगे सुपर पावर करेगा आपका केंद्र का कानून, राइट, अगर कभी कोई इनकेस डिलेमा होता है तब। तो ये हमने डिस्कस कर ली 7th शेड्यूल, दैट इज F। अब हम डिस्कस करेंगे ओ आप देख रहे हैं 8th है, ये 9th है, ये 10th है, अगेन ये देख रहे हैं ये 11th है और ये आपका 12th है। तो ओ 8th जो शेड्यूल है वो डील करती है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में, राइट, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में। और ये आपके संविधान के भाग 17 में इसके बारे में चर्चा की गई। जो आपकी 9th शेड्यूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट UPSC के एग्ज़ाम्स में भी पूछा गया था 2020 के CSE में, राइट। अगेन UP PCS ने कई बार पूछा है। 9th शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, राइट। आप देखेंगे ये डील करती है लैंड रिफॉर्म से, यानी भूमि सुधार से इसका संबंध है। और संविधान का जो पहला संशोधन हुआ था 1951 में, संविधान का पहला संशोधन 1951 में, उसके द्वारा इसको देखेंगे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था, राइट।
और बेसिकली ये भी पूछा गया कि जब आपका पहला संविधान संशोधन हुआ था, ये 9th शेड्यूल वाला, उसमें आपके प्रधानमंत्री कौन थे? तो निश्चित ही आप जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस समय आपके प्राइम मिनिस्टर थे, राइट। तो ये आपकी बेसिकली हुई 9th शेड्यूल, इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखेंगे। 10th जो है आपकी डी, जो जिसे डी का मतलब होता है डिफेक्शन, राइट। डिफेक्शन का मतलब आप होता है, आप देख रहे हैं हम डिस्कस कर रहे थे डी वाली को, पीएम। तो जो आपकी 10th शेड्यूल है ये डील करती है डिफेक्शन से। डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल कानून जो होते हैं, बेसिकली जब कोई एक विधायक या सांसद अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, इसे आप बोलते हैं दल बदल, राइट। ठीक, तो आप देख रहे हैं ये जो बेसिकली कानून है दल बदल वाला, ये आपका जो आप देखेंगे 52वां संविधान संशोधन हुआ था 52nd, राइट, 1985 में, उसके द्वारा इसे इंसर्ट किया गया था आपके संविधान में। तो आप ध्यान रखेंगे 10th शेड्यूल इससे डिफेक्शन से डील करती है। जो आपकी 11th शेड्यूल है वो डील करती है आपकी, देखेंगे बेसिकली पंचायत से। पीएम का मतलब आप समझ रहे हैं, सिंपल है। ये आपकी 11th शेड्यूल है और ये आपकी 12th। तो पी का मतलब हुआ पंचायत, राइट। और पंचायत के बारे में आप जानते हैं बेसिकली इसके लिए एक संविधान संशोधन हुआ था, आप देखेंगे बेसिकली 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1992, राइट। उसके द्वारा ये शेड्यूल जो आप देखेंगे इंसर्ट की गई थी। और ये जो आपका संविधान संशोधन है ये लागू हुआ था 1993 में, आप ध्यान रखेंगे, यूपी पीसीएस में पूछा गया। और ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। इसी वजह से भारत में आप देखेंगे 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस, राइट। और जो आपकी बेसिकली पंचायत हैं, इस संविधान संशोधन के द्वारा जो पंचायत हैं इनको 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पंचायत होती हैं ये जो 29 सब्जेक्ट्स पर नियम कानून बना सकती है, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और लास्ट जो आपकी शेड्यूल है दैट इज़ 12th 12वीं जो अनुसूची है वो डील करती एम मतलब म्यूनसिपैलिटीज, ये दिस वन। एम का मतलब हुआ म्यूनसिपैलिटी, जो नगर पालिकाएँ होती हैं आपके शहरी क्षेत्रों में, उनसे डील करती है। और जो आपकी नगर पालिकाएँ ये आप देखेंगे इनको 18 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। इसका मतलब है कि जो नगर पालिकाएँ, जो म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं वो इन 18 सब्जेक्ट्स पर कानून बना सकती है, राइट। और अगेन आप देख रहे हैं ये 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था और ये भी 1992 में लाया गया था, जो कि अगेन 1993 में ये आप देखेंगे केम इनटू फोर्स, ये लागू हो गया था, राइट। तो आप ये दोनों ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स हमने एक ट्रिक के माध्यम से आपकी संविधान की जितनी अनुसूचियाँ हमने उनको डिस्कस कर लिया। अब हम इस सवाल को टैकल करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं 3rd शेड्यूल, राइट। 3rd शेड्यूल और 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल हमने आपसे डिस्कस किया था ओल्ड पीएम, डी हमने बताया 10वीं थी और डी डील करती थी डिफेक्शन से। तो जो आपकी देखेंगे 10th शेड्यूल है वो किससे डील करेगी? डिफेक्शन, दिस वन। ये आप देख रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, राइट, ये हो गया। 9th शेड्यूल हमने आपसे बताया कि लैंड रिफॉर्म से डील करती है, राइट। ये वैलिडेशन आप देख रहे हैं वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स, तो यही देख रहे हैं बेसिकली जो कुछ एक्ट्स थे उनसे डील करती है आपकी 9th शेड्यूल, दिस वन। फिर आप इस ट्रिक को याद रखें, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। हमने ये बताया टीयर्स, TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, राइट। 3rd शेड्यूल, 9th शेड्यूल। 4th शेड्यूल हमने आपसे क्या बताया, आप देख लीजिए, यहाँ से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4। 4R का मतलब क्या होता है? राज्यसभा सीट्स, राइट। आप देखिए कहाँ पे है, अलोकेशन ऑफ सीट्स इन अपर हाउस। अपर हाउस किसे बोलते हैं? राज्यसभा को बोलते हैं। तो यानी कि ये किससे हो जाए? ये हो जाएगा, राइट। अब आपके पास कौन सा ऑप्शन बच रहा है? 3rd शेड्यूल। 3rd किससे? आप देख रहे हैं ए का मतलब क्या हुआ? फॉर्मेशन एंड ओथ्स। तो आप ये देख रहे हैं 3rd शेड्यूल हो जाएगी फॉर्म्स ऑफ अफर्मेशन। तो इस प्रकार हमने इस सवाल को वेरी इजीली टैकल कर लिया, राइट। तो ये ट्रिक आप याद रखेंगे, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इस ट्रिक के माध्यम से आप वेरी इजीली किसी भी क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं, दिस वन। अब आपके सामने सवाल ये कह रहा है कि हु पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो राष्ट्रपति है उनके बारे में आपसे कुछ आपके सामने कुछ विकल्प दिए गए और ये पूछा जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। तो चलिए सबसे पहले इस सवाल को हम टैकल कर लेते हैं और देखते हैं बेसिकली कि आंसर क्या होगा।
तो पहला ऑप्शन है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, दूसरा है इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, थर्ड है इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, फोर्थ है इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिल्ली एंड पांडिचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें आप देखेंगे जो आपकी लोकसभा और राज्यसभा होती है उसमें जो आप देखेंगे इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। इससे ज़्यादा आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों जो आपके हाउस हैं लोकसभा और राज्यसभा इसके नॉमिनेटेड मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, ये आप ध्यान रखेंगे, राइट। तो आप देख रहे हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है। दूसरा इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये भी ठीक है। थर्ड आप देख रहे हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। आपके देश में, कंट्री में जितनी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं उनके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं यानी जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये थर्ड ऑप्शन भी सही है। फोर्थ आप देख रहे हैं इलेक्टेड मेंबर ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरीज लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी सही, क्योंकि आपके यहाँ जो दो केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली और पौंडीचेरी, यहाँ की जो आप देखेंगे जो इलेक्टेड जो मेंबर होते हैं, जो निर्वाचित आप कह सकते हैं जो विधायक होते हैं वो भी इनमें पार्टिसिपेट करते हैं इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो इस सवाल में आपके चारों विकल्प सही होंगे, दिस वन। तो आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि ऐसे सवाल कई बार कंफ्यूज करता है कि जो लोकसभा और राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। इसके अतिरिक्त ये भी ध्यान रखना है कि जो स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है यानी कि जो जिसे आप विधान परिषद कहते हैं उसके सदस्य भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अब प्रेसिडेंट के बारे में अगर चर्चा चली तो इससे कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकलते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि किस आर्टिकल में इसके बारे में चर्चा की गई। तो आप जानते हैं बेसिकली आर्टिकल 52 दिस वन, राइट। अगेन आप देख रहे हैं अगर कोई एक कैंडिडेट है जो प्रेसिडेंट बनना चाहता है या प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस होती है, वो क्वालिफिकेशंस भी पूछी जाती है, आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले कि उसकी जो मिनिमम आयु है वो 35 ईयर्स कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना ही चाहिए, राइट। तीसरी ये है कि उसे लोकसभा का सदस्य बनने की उसके पास अर्हता होनी चाहिए। तो ये तीन इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरियाज़ हैं आप इनको ध्यान रखेंगे, ये बहुत मस्त हैं, राइट। इसके अतिरिक्त आपको प्रेसिडेंट से रिलेटेड एक दो फैक्ट और ध्यान में रखने होंगे, जैसे कि दिस वन। कई बार वनडे एग्जाम्स में ऐसा पूछा जाता है कि वर्तमान समय, आज़ादी से वर्तमान समय तक एक प्रेसिडेंट ऐसे रहे हैं जो आप देखेंगे लगातार 2 बार वो कार्यकाल उनका रहा है, तो वो आप कौन से हैं? तो आप देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट। इनके अलावा दूसरा कोई राष्ट्रपति अभी तक ऐसा नहीं हुआ जिसने 2 कार्यकाल 2 लगातार कंजिक्यूटिव ईयर्स तक वो राष्ट्रपति रहा हो, राइट। ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट अपने सवाल पे, दिस वन। इसमें भी अगेन आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है, सुमेल करना है। तो कुछ बातें इसमें आपको बताई गई हैं कि नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंस कमीशन, राइट। ये 4 आपके सामने विकल्प दिए गए और इनके सामने आर्टिकल लिखे हैं, इनको आपको मैच करना है। तो इसमें आप देख लीजिए, सिंपल सवाल है, इसको वेरी इजीली आप टैकल कर सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी हो या आप देखेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी हो या किसी भी प्रकार की इमरजेंसी हो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि डिक्लेयर कौन करता है। तो आप जानते हैं बेसिकली डिक्लेयर करते हैं प्रेसिडेंट, राइट, प्रेसिडेंट, दिस वन। 3 प्रकार की इमरजेंसी आपके यहाँ डिक्लेयर की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। नेशनल इमरजेंसी आप कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, राइट। और फिर आप देख रहे हैं प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट जो रूल है बेसिकली। फिर आप देख रहे हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी आप देख रहे हैं आर्टिकल 360 में इसके बारे में बात की गई, जो अभी तक आज़ादी से अभी तक कभी भी इसका प्रयोग नहीं हुआ है फाइनेंशियल इमरजेंसी का, आप ध्यान रखेंगे, राइट। फिर आप देख रहे हैं फिनांस कमीशन, जो फिनांस कमीशन है इसके बारे में चर्चा की गई संविधान के आर्टिकल 280 में, राइट। और आप जानते हैं जो फिनांस कमीशन होता है बेसिकली 5 सदस्यीय एक संस्था होती है जिसका एक चेयरमैन होता है, राइट। जो चेयरमैन होता है आप देखेंगे कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट, राइट। और इसके अतिरिक्त 4 इसके जो मेंबर होते हैं, तो ये 5 सदस्यीय संस्था होती है और इसका जो गठन होता है 5 साल के लिए किया जाता है। जो आपके यहाँ प्रथम फाइनेंस कमीशन रहा है वो 1951 में उसका स्थापना की गई थी, राइट। और उसके जो चेयरमैन थे वो थे के.सी. नियोगी साहब, ये आप ध्यान रखेंगे, राइट। और वर्तमान में जो आपके फिनांस कमीशन के जो चेयरमैन वो आपके एन.के. सिंह, राइट, आप ध्यान रखेंगे एन.के. सिंह,
इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखेंगे। तो ये हुई फिनांस कमीशन की। इसका काम बेसिकली आप जानते हैं क्या होता है कि सेंट्रल एंड स्टेट्स के बीच में जो फिनांस का जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस प्रकार हो, किस रेशियो में हो, ये सारी चीज़ें निर्धारण, डिटर्मिनेशन आपका फिनांस कमीशन ही करता है, राइट। नेक्स्ट आगे आप देख रहे हैं आर्टिकल, हमने बात कर ली इसकी फाइनेंशियल इमरजेंसी की, और बात कर ली हमने किसकी, फिनांस कमीशन की। वो आर्टिकल है आपका 280, राइट। अब एक आर्टिकल आप देख रहे हैं 124, ये किससे डील करता है, तो ये आप देखेंगे डील करता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि आर्टिकल 124 बताता है कि आपके देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, उच्चतम न्यायालय होगा, राइट। और इसी का आप थोड़ा जो ये डिजिट्स हैं उनको हेर फेर कर दीजिए तो वो डील करता है, यानी कि अगर इसको आप बना दें 214, तो जो 214 आर्टिकल है वो बताता है कि स्टेट्स में आपके उच्च न्यायालय होंगे, ये आप ध्यान रखेंगे, राइट। तो अब आपके पास 2 विकल्प बच रहे हैं। फिर एक तीसरा आप देख रहे हैं 312 किससे डील करता है, वो डील करता है आपके यहाँ इंडिया में जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, जैसे कि IAS, राइट, दूसरा IPS, थर्ड IFS, इस प्रकार की जो सर्विसेज होती हैं इनसे डील करता है, यानी ऑल इंडिया सर्विसेज से डील करता है आपका क्या, आर्टिकल 312। और जैसा कि आप जानते हैं इनका नाम ही ऑल इंडिया सर्विसेज, तो ये आप देखेंगे बेसिकली इनका सबसे बड़ी इनकी विशेषता ये है कि इनकी जो रिक्रूटमेंट से लेके रिटायर और कैसे इनकी चीज़ें, इनकी भर्ती की जाएगी, वो सारी चीज़ें आप देखेंगे केंद्र सरकार तय करती है, राज्य सरकार का इसमें कोई रोल नहीं होता है, राइट, ये चीज़। नेक्स्ट फिर आप देख रहे हैं नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, और एक आपकी हमने आपसे बताया था प्रेसिडेंट रूल। ये प्रेसिडेंट रूल आपके पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं, ठीक। प्रेसिडेंट रूल आप जानते हो होता है 356, और नेशनल इमरजेंसी होती है 352। इसके तहत जो है प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स इस सवाल के माध्यम से हमने जो इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं उनको कवर करने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त एक आर्टिकल और ध्यान रखेंगे, दैट इज आर्टिकल 315 अनुच्छेद 315 कहता है कि भारत यानी कि इंडिया के लिए और जो इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनके लिए आप देखेंगे लोक सेवा आयोग के बारे में बात करता है, यानी कि आप जानते हैं केंद्र स्तर पर आपके यहाँ संघ लोक सेवा आयोग है जिसे आप UPSC कहते हैं। अगेन आप जानते हैं बेसिकली जो कंडक्ट करता है एग्ज़ाम CSE जैसे कि, राइट, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, दूसरा NDA CDS, बहुत सारे एग्जाम्स आपका ये आयोग कंडक्ट करता है। और स्टेट्स में आप जानते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं बेसिकली उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, राइट, UPPSC। इसी प्रकार बिहार में आप देखते हैं BPSC, MP में MPPSC, राइट। इन सब आयोगों के बारे में चर्चा की गई है आर्टिकल 315 में, ये इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखेंगे, राइट, दिस वन। सो फ्रेंड्स आज के इस पॉलिटी की वीडियो में हमने कुछ सवाल डिस्कस किए, जो संख्या में निश्चित ही 5-6 ही थे, लेकिन हमने उन 5-6 सवाल के माध्यम से, जैसा कि हमने आपसे पहले बताया कि हम कम से कम 50 सवाल कवर करेंगे, और वैसे कि जैसा कि मुझे लग रहा है कि हमने एटलीस्ट 40+ सवाल कवर किए इन 5 सवालों के माध्यम से, राइट, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो ठीक लगा होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये ऐसे सवाल हैं आप देखेंगे लगातार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। UPPCS इनफैक्ट कई बार इनसे सवाल पूछता है, राइट। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।